कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। लास्ट 9 लेक्चर्स में आप लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स पे काम कर चुके हैं, तो उनकी कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशंस हम देखने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा देखेंगे ध्यान से और साथ साथ क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर दूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। नाम फैंसी है, आपने थोड़ा पहले देखे हुआ है इसको सेट थ्योरी के अंदर, ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो पहले मैं सेट थ्योरी से इसको रिवाइज करूँगा और समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे वर्ड बोल रहे हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन, मतलब ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, इस तरह की सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो याद करो, आपको दो सेट के अंदर, ये ए सेट ये बी सेट, ये चीज़ याद है आपको। एन ऑफ ए यूनियन बी कैसे लिखते थे हम, क्या था ये, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद होगा आपको कि यूनियन का मतलब ये वाला हिस्सा, तब ए और बी दोनों को ऐड कर देते तो ये बीच वाला पट्टी 2 बार ऐड हो जाता है, तो इसको एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक चीज़ एक बार ही काउंट करनी है। यही चीज़ अगर मैं 3 सेट में बात करूँ तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये चीज़ क्या होगी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक एक करके जोड़ा, पेयर वाइज सब्ट्रैक्शन, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 सेट तक की बात तो सबको पता होती ही है, ठीक है। इंटरसेक्शन सी, अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है, एक एक का सम माइनस 2 2 का सब्ट्रैक्शन, फिर 3 3 का सम। इसी तरह से अगर आप 4 पे जाना चाहे ना, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, एक एक करके सम माइनस पेयर वाइज सब्ट्रैक्शन प्लस 3 3 करके सम 3 का इंटरसेक्शन माइनस चारों का इंटरसेक्शन, प्लस माइनस प्लस चल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 5 सेट पर अप्लाई करना तो 5 में अप्लाई कर सकते हो, 10 में करना 10 में भी कर सकते हो, ठीक है। वही सेम चीज़ है। अब एक चीज़ अपने और देखी थी, डी मॉर्गन्स लॉ, इसको और शामिल कर लूँ तो फिर हमारा फाइनल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बन जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। हमने ये पढ़ा था, एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट, नॉट इंक्लूडेड इन ए, मतलब नीदर ए नॉर बी। ये चीज़ क्या होती थी हमारे पास, ए यूनियन बी होल बार, ठीक है। ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात यूनियन में तो कैसे ही जाएगा, ठीक है ना तो ए के पास होगा ना ये बी के पास होगा, तो आइदर और में भी वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो चीज़ है, हम ज़रूरी 2 सेट पे अप्लाई करना है, कितने पे भी अप्लाई कर, नीदर ए नॉर बी नॉर सी। तो याद रखने का इसका सिंपल सा तरीका है कि अगर आप इकट्ठे पर लगाएंगे तो बीच वाला साइन फ्लिप हो जाएगा, या अलग अलग करेंगे तो बीच वाला साइन फ्लिप हो जाएगा, जैसे भी आपको समझ में आए। 4 में भी अप्लाई कर सकते हो, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इंटरसेक्शन डी बार, मतलब नीदर ए नॉर बी नॉर सी नॉर डी। तो फिर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी होल बार। अब ये चीज़ कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्वेश्चन में मेरे से पूछा जाएगा नीदर ए नॉर बी नॉर सी नॉर डी वाला केस, तो मेरे को निकालना ही है। तो ये कैसे निकाला जाता है अपने को पता है, टोटल में से यूनियन सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब आइदर ए बी और सी और डी। और ये कैसे निकालना है पता है अपने को, सिग्मा ए एक एक करके प्लस माइनस 2 2 करके, फिर प्लस माइनस ये चलते जाएंगे, तो ये टोटल माइनस सिग्मा एन ए माइनस पेयर वाइज, सिग्मा का मतलब ऑल पॉसिबल केसेस,
प्लस 3 3 के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस चारों का। ठीक है, ये 5 सेट पे भी अप्लाई किया जा सकता है, कितने पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपन। तो यही चीज़ क्या कहलाती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब इसको अप्लाई कैसे करूँगा वो देखना। पहले एक सिंपल केस में अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। वर्ड ध्यान है आपको, होनोलुलु। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था उस टाइम पर आपको, तो इसी से ही एग्जाम्पल लेता हूँ। इनके अरेंजमेंट निकालने, नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, नो टू अलाइक लेटर्स, लाइक लेटर्स आर टुगेदर। मतलब दोनों ओ साथ में नहीं होने चाहिए। मान लो दोनों ओ साथ वाला केस मेरे पास सेट ए, दोनों एल भी साथ में नहीं चाहिए, मान लो सेट बी, और दोनों यू भी साथ में नहीं चाहिए, मान लो ये सेट सी। तो क्या क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ मैं, नीदर ए नोर बी नोर सी। तो ये टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करके मैंने कर लिया था। तो क्वेश्चन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आइडेंटिकल के अरेंजमेंट में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम जहाँ पे मेरे को एक्सक्लूसिव लिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है पीएनसी वाले केसेस में, वहाँ पे मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन याद है, मैंने एक बताया था कि 5 डिफरेंट बुक्स टू 3 डिफरेंट persons so that each receives at least one book, नॉन एम्प्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ ये चीज़ बड़ी काम की हो जाती है, एटलीस्ट वन बुक, एटलीस्ट वन बुक। दो तरीके से करके दिखाया था मैंने आपको इसको। एक तो क्या, टोटल माइनस सारी बुक्स एक ही बंदे को पकड़ा दी, माइनस सारी बुक्स 2 बंदों को पकड़ाई, तो 150 आंसर आया था उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में अपन देख सकते जाके। या फिर 5 चीज़ों को 2 2 1 या 1 1 3 के ग्रुप में डिवाइड करो और 3 लोगों में बांट दो। दोनों तरीके से 150 आंसर निकाला था हमने। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन को कैसे निकाल लगाएंगे अपन। ठीक है, तो मतलब मैं क्या नहीं चाहता हूँ, मान लो 3 लोग हैं मेरे पास, ए बी सी। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि ए को कुछ भी ना मिले या बी को कुछ भी ना मिले, सी को कुछ भी ना मिले। मतलब ए बार का मतलब ए को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ए का मतलब ए को कुछ भी नहीं मिला, बी का मतलब बी को कुछ नहीं मिला, सी का मतलब सी को कुछ नहीं मिला। तो ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि ए बी सी में से कोई भी एम्प्टी रह जाए। ठीक है, ए बार का मतलब ए एम्प्टी रह गया, बी बार का मतलब बी एम्प्टी रह गया, सी बार का मतलब सी एम्प्टी रह गया। तो टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। टोटल केस कितने थे अपने पास, 3⁵5 है कि नहीं। हर एक बुक को 3 तरीके से बांटा जा सकता था। माइनस एक बंदे को बुलाया, कोई भी एक, ए बी सी में से कोई एक, और उसको रवाना कर दिया। अब बची बुक्स को कैसे ही बांट दिया, 2⁵5 प्लस 2 बंदों को बुलाया, रवाना कर दिया। अब बची एक बुक को आपने कैसे भी बांट दिया। ठीक है ना, बचे हुए मतलब एक बंदे को आपने सारी बुक्स पकड़ा दी, तो हर एक बुक के लिए की तरीका तो 1⁵5। ठीक है ना, टोटल केस माइनस एक बंदे को भगा दिया, बची मेरे पास 2 लोग, 5 बुक्स को 2 लोगों में बांट दिया। तो इस तरह से अपन क्या लगाते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। काउंट करके देखो क्या आता है मेरे पास, 243 माइनस 3 × 32 प्लस 3। ओके, तो ये आ गया अपने पास 150। कोई इश्यू किसी को भी? तो सिंपल सी बात है, 1 को छोड़ो, 2 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, इस तरह से आप चलते जाओगे। अब मान लो इसके एप्लीकेशन जब 3 तक में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 ही केस तो सब्ट्रैक्ट करने हैं। मान लो मेरे पास ये है ए बी बी सी सी डी डी, इनका अरेंजमेंट करना है सेम। ठीक है, टोटल 8 लेटर्स हैं। नो टू अलाइक लेटर्स, नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, अलाइक आर
टुगेदर। तो मान लो ये 4 सेट हो गए, ए का मतलब दोनों ए साथ में, बी का मतलब दोनों बी साथ में, सी का मतलब दोनों सी साथ में, डी का मतलब दोनों डी साथ में। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, नीदर ए नोर बी नोर सी नोर डी। तो सीधे सीधे करते टोटल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिख रहा है, दो दो आइडेंटिकल लेटर माइनस कोई भी एक साथ में। लेकिन 4 वैरायटी में से मैंने कोई एक छाटी और दोनों भाई को साथ में बांध दिया। तो टोटल यूनिट कितनी बन गई मेरे पास, 7 यूनिट्स। ये दोनों तो बंध गए, 7 यूनिट्स हो गई। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2 सेलेक्ट कर लिया, मान लो इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, 2 लोग साथ में चल रहे हैं। कितनी यूनिट हो गई, 6 यूनिट्स। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 3 सेलेक्ट कर लिया अपन ने, 4C3। ठीक है, कितनी यूनिट होगी टोटल मेरे पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस चारों ही साथ में डाल दिया आपने। तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपल ये 4C4 चारों सेलेक्ट कर लिए इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस तरह से प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है कि सर्कल में मान लो ऐसे आ जाता, तो फिर क्या करते हैं आप, इसी चीज़ को सर्कल में बना देता हूँ। ए हस्बैंड वाइफ है, बी सी डी। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये नहीं कि ये मेल है फीमेल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, जिसको जैसे मानना है वो वैसे मान ले। ठीक है, साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, हस्बैंड वाइफ डू नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, आगे पीछे नहीं बैठाना इनको। ठीक है, एडजेसेंट नहीं रखना है। तो फिर आप क्या करोगे, सेम वही केस, टोटल सर्कल में क्या होगा मेरे पास, 7 फैक्टोरियल। 8 लोगों को सर्कल में कैसे अरेंज करते हैं, 8 - 1 माइनस कोई एक साथ में आ गया, 4C1 कोई एक कपल लिया। कितनी यूनिट होगी मेरे पास, 7 यूनिट। सर्कल में लगेंगी 6 फैक्टोरियल से, और कपल आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल से। 2 कपल को छाट लिया, 4C2 कितनी यूनिट, टोटल मेरे पास 6 यूनिट। सर्कल में लगेंगी 5 फैक्टोरियल से, दोनों कपल आपस में जा सकते हैं 2 की पावर 2 माइनस 3 कपल को ले लिया, 5 यूनिट हो गई। सर्कल में जाएंगी 4 फैक्टोरियल से, कपल्स आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं 2⁻³ प्लस चारों 4C4। 4 कपल्स सर्कल में, 3 फैक्टोरियल, और कपल्स के मेंबर आपस में अरेंज हो सकते हैं 2⁻⁴। इजी, आसान है। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सक्लूजन इंक्लूजन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी प्रिंसिपल की हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं डिरेंजमेंट थ्योरम में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से कर लो इसके, फिर डिरेंजमेंट अप्लाई करके बताता हूँ आपको। तो चलिए डिरेंजमेंट थ्योरम के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप सीख लें कि डिरेंजमेंट होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो 4 लोग हैं। ठीक है, B C D, इनके अपने अपने बैकपैक है जिस पे मैंने लेबल किया हुआ है ऐसे। अगर हर एक बंदा अपना बैकपैक पकड़ ले, ठीक है, तो इसको बोलूँगा परफेक्ट अरेंजमेंट। लेकिन नो पर्सन पिक्स हिज ओन बैग, मतलब ए खुद का बैग नहीं उठाया, किसी और का उठाएगा, बी किसी और का, सी किसी और का। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिरेंजमेंट। ठीक है ना, यही चीज़ अपनी क्या कहलाती है, डिरेंजमेंट। या इसको ऐसे भी समझते हैं लोग पकड़ने के लिए कि 4 लेटर्स हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग 4 एड्रेस है, और कोई भी लेटर अपने एड्रेस पे नहीं पहुंचा है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, डिरेंजमेंट। ऐसे भी सोच सकते हो 4 लोग हैं, उन्होंने अपने मोबाइल सबमिट किए एग्ज़ाम से पहले, वापस आए, कोई भी बंदा अपना मोबाइल नहीं लेके गया, किसी और का लेके चला गया, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, डिरेंजमेंट। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि डिरेंजमेंट की क्या है। अब
इसका जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें कि n लोग हैं, उनका n एड्रेस कोई भी सही एड्रेस पे नहीं पहुंचा है, पहुंच तो गए पर सब गलत एड्रेस पे पहुंचे हैं, तो फिर आंसर क्या आएगा। तो बारी बारी से डिराइव करते हैं। मान लो दो ही का ही केस हो, ठीक है, n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे भी दो ही ले रहा हूँ, दो केस है, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास। डिरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स को मैं बोल देता हूँ dn, ठीक है। तो a को b से करना पड़ेगा और b को a से करना पड़ेगा, तो एक ही केस है। इसका मतलब d2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। तीन लोगों का केस आ जाए तो a b c, a b c। अब देखो आप a को a पे तो मैच कर नहीं सकते, तो b या c में से किसी से मैच करोगे, और a को मान लो b से मैच कर दिया आपने, तो ऑब्वियस सी बात है c इधर जाएगा और b इधर आएगा। सिमिलरली दूसरा केस बी सी, ए को आप सी से मैच कर दो तो बी ए के पास जाएगा, सी ए के पास जाएगा। तो D3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D3 की वैल्यू आ गई अपने पास 2। इजी। डिरेंजमेंट का मतलब समझ पा रहे हैं ना, किसी को भी सही नहीं पहुंचाना है। और अगर मैं चार लोगों का केस ले लूँ तो चार तक तो अपना आराम से निकाल सकते, किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है अपने को। अगेन अपने पास तीन केस हैं, ए को बी से मैच कर दिया, ठीक है, तब आपके पास तो एक तरीका तो ये कि बी को ए से मैच कर दो, तो फिर सी डी के पास और डी सी के पास, ओके। या फिर ए को आपने बी से मैच किया हुआ है, बी को ए से मैच ना करके आपने सी से मैच कर दिया, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली बात है डी जाएगा ऊपर और सी जाएगा इसके पास, ठीक है। सिमिलरली बी को आप ए को बी से मैच कर दिया, तो बी के पास मेरे पास मोर लेस कितने तरीके थे, तीन तरीके थे। ए से मैच किया, सी से मैच किया, या बी को आप डी से मैच कर दो तो सी ए के पास जाएगा, डी सी के पास जाएगा। मतलब तीन केस आए, कब, जब आप ए को बी से मैच करते हो। सिमिलरली आप ए को सी से भी मैच कर सकते थे, डी से भी मैच कर सकते थे। तो D4 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 3 × 3 9, ओके। तो जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास DN का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, N ऑब्जेक्ट्स कैसे, डिस्टिंक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास A1 A2 A3 अप टू AN, टू बी kept into N boxes, ठीक है। लेबल्ड बॉक्सेस है, मतलब डिफरेंट बॉक्सेस है, A1 A2 अप टू AN, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इफ no object is kept in the prescribed box। मतलब A1 के लिए कैपिटल A1 प्रेस्क्राइब था, A2 के लिए कैपिटल A2 प्रेस्क्राइब था, पर आपने ऐसा किया नहीं, कहीं कहीं डाल दिए। तो इस टोटल को अपन क्या बोलते हैं, डिरेंजमेंट, ठीक है। तो इस डिरेंजमेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो आप ये देखें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। आपके पास n सेट्स हैं, एक तरह से ऐसे बोलो n सेट है, ठीक है। A1 का मतलब कि स्मॉल A1 को कैपिटल A1 में रख दिया, A2 का मतलब 2 को सही तरह से रख दिया। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, डिरेंजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, DN जो है वो बेसिकली क्या है, N ऑफ, ना तो A1 को सही से रखा, ना A2 को सही से रखा, ना A3, ना A4,
एंड सो ऑन अप टू an। तो अब इसमें देखो प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैसे लगा रहे हैं। तो टोटल केस माइनस किसी एक को सही रख दिया, बाकी को कैसे भी का मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल। दो को लाए, उनको उनके रेस्पेक्टिव बॉक्स में रख दिया। वो तो रेस्पेक्टिव रखने का तो एक ही तरीका, बचे हुए कैसे भी माइनस 3 को ले लिया, बचे हुए n माइनस 3 कैसे भी। ठीक है, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। तो बना क्या, n फैक्टोरियल माइनस, इसको लिख रहा हूँ मैं n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू क्या चल रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्या चल रहा है n माइनस 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली माइनस nc3 को भी आप लिख लेंगे क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप देखो कैंसिल करने के बाद सीरीज क्या नज़र आ रही है मेरे को, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसको अगर मैं n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या दिखेगा अपने पास, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल। अभी कोई पहली वाली टर्म लिखने का कोई सेंस नहीं है, पर पैटर्न बनाने के लिए मैं सब लिख देता हूँ ताकि याद करना आसान हो जाए। डिनोमिनेटर 0 फैक्टोरियल लगा देता हूँ। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है, ये बात आप जानते हैं, सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, डिरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स dn का। कैसे डिराइव किया मैंने इसको, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रूफ लिखा जा सकता है। एक प्रूफ रिकर्सन से भी आता है, उसकी चर्चा करूँगा रिकर्सन के बारे में जब डिस्कस करेंगे, अभी अपन थोड़ी देर बाद जब। तो हाल फिलहाल आप डिरेंजमेंट सीख गए। अभी थोड़ी देर पहले देखो अपन ने d2 का वैल्यू निकाला था, कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। तो देखो 1 आंसर आ रहा है। d3 की वैल्यू 2 आई थी, निकाल के देख लो, 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया मेरे पास 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6, सोल्व करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। d4 की वैल्यू 9 आई थी, वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अल्टीमेटली आप इसको याद कर लेंगे, डेरिवेशन समझा ही दिया आपको, 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाता है मेरे पास, सोल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 24, दैट इज 12 माइनस 4 प्लस 1 9। तो यही आया था अपने पास। तो 4 तक तो हाथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, पर ये पता होना चाहिए डिरेंजमेंट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बेसिकली हम बोलते हैं सर्टेन परमुटेशन को अपन रेस्ट्रिक्ट कर दें। और जनरलाइज में बता देता हूँ कि जनरली बच्चे ऐसे समझते हैं कि ABC, मान लो ये 4 लेटर्स है और ये 4 इनके एड्रेस है, तो वो डिरेंजमेंट के बारे में बस इतना समझते हैं कि कोई भी लेटर सही एड्रेस पे नहीं पहुंचा। मतलब वो बोलेंगे कि ये AA, BB, CC, DD ये नहीं होना चाहिए। वैसे इन टोटल आपके पास कितने अरेंजमेंट बनते हैं, अगर मैं कुछ भी अप्लाई कर दूँ तो 4 फैक्टोरियल, जिसमें से एक केस ये भी है। तो आप इसको डिनाई कर रहे हो तो डिरेंजमेंट बोलते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी पर्टिकुलर परम्यूटेशन को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, वो सब डिरेंजमेंट से ही बनी जाएगी। मतलब कल को मैं ऐसा बोल दूँ कि B के पास नहीं जाना चाहिए, B C के पास नहीं जाना चाहिए, C D के पास नहीं जाना चाहिए और D A के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर रेस्ट्रिक्ट कर दो तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 9। इस केस में भी 9 ही आएगा।
ये बस समझने के लिए है, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि अब हमने एड्रेस ही चेंज कर दिए। कैपिटल ए का नया एड्रेस बी है, कैपिटल बी का नया एड्रेस सी है, कैपिटल सी का नया एड्रेस सी है और डी है, और कैपिटल डी का नया एड्रेस ए है। तो मतलब 4 फैक्टोरियल में से कोई भी एक पर्टिकुलर परमुटेशन को अगर आप रेस्ट्रिक्ट करोगे कि ये ऐसा ना हो, बाकी चाहे जैसे करो आप, तो हर केस में आंसर कितना होगा मेरे पास? 9 ही होगा अरेंज करने का। ठीक है ना। बेसिकली हमने उसकी जगह फिक्स कर दी कि वो यहाँ नहीं बैठेगा, वो यहाँ नहीं बैठेगा। 4 लोग हैं, 4 सीट हैं, और हमने बोला कि इस जगह पे ये नहीं बैठना चाहिए, आकाश नहीं बैठना चाहिए, इस जगह निकिता नहीं बैठेगी, इस जगह पे निशा नहीं बैठेगी, इस जगह पे नताशा नहीं बैठेगी। तो कहीं ना कहीं तो जाके बैठेंगे ना 4 प्लेस पे। तो कोई भी एक पर्टिकुलर परम्यूटेशन को अगर रिस्ट्रिक्ट करोगे तो डिरेंजमेंट ही कहलाएगी। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो ताकि आप इसको कई जगह पर अप्लाई कर पाओ। सिर्फ रट लिया है कि भाई हाँ लेटर्स हैं, पर्सपेक्टिव एड्रेस में नहीं जा पाएंगे, तो फिर हम इसका उतना मज़ा नहीं ले पाएंगे। सीधे सीधे सवालों में तो अप्लाई कर देंगे पर इनडायरेक्टली इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल वही 4 लेटर 4 लेटर्स, या मैं 4 बॉल्स ले लेता हूँ। बॉल्स जिनका नंबर डाला 1 2 लेबल्ड है, एंड 4 बॉक्स ये भी लेबल्ड है। ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 3, ये बॉक्स 4। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू पुट balls in boxes, और रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, each box can have utmost 1 ball। मतलब सारी बॉल्स अलग अलग बॉक्स में जानी है। इफ पहला केस all balls to respective बॉक्स, मतलब फर्स्ट बॉल फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉल सेकंड बॉक्स में, तो एक ही आंसर आएगा, है कि नहीं। ओनली 1 वे, सही से करने का तो एक ही तरीका है, ओनली 1 वे। दूसरा केस नो बॉल टू रेस्पेक्टिव बॉक्स। तो ये केस किसका हो गया? डिरेंजमेंट का। तो 4 लोगों का डिरेंजमेंट करना है। 1 2 में नहीं जाएगा, 1 1 में नहीं जाएगा, 2 2 में नहीं जाएगा, 3 3 में नहीं जाएगा, 4 4 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर आंसर क्या आएगा मेरे पास? ये चीज़ आ जाएगी कितनी? डिरेंजमेंट 4 चीज़ों का करना है, तो 9 आंसर आया था अपने पास, थोड़ी देर पहले देखा ही है। तो 9 वेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर तीसरा मैं बोलूँ इसी में एडिंग टू सेकंड केस, बॉल 1 ऑलवेज इन बॉक्स 2, तो फिर क्या करोगे? वो आपके पास देखो बॉल 1 2 3 4, ठीक है, ये बॉक्स लगा दिया मैंने 2 3 4। अब आपने बोला कि इसको हमेशा यहीं पे रखना है, इसको तो रख दिया, एक ही तरीका है। और फिर कोई भी बॉल अपने रेस्पेक्टिव बॉक्स में नहीं जानी चाहिए, तो फिर कैसे करोगे? तो क्योंकि इसको हाथ से कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आपको पता था इस केस में 3 आंसर आएंगे मेरे पास। आप 2 का अगर ऊपर भेज दोगे तो 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, है ना। और अगर 2 को इसमें से किसी में अरेंज कर दिया तो फिर करस्पॉन्डिंग एक एक करके केस आ जाएंगे आपके पास 3। तो इसको अदरवाइज कैसे समझ सकते हो कि पहला केस कि सेकंड बॉल के बारे में बात करते हैं। सेकंड बॉल अगर आपने फर्स्ट के बॉक्स में डाल दिया तो फिर आपके 3 4, तो केस क्या बन जाएगा? D2, अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। और अगर मैंने बोला कि सेकंड को फर्स्ट बॉक्स में
नहीं डालना है। तो अगर देखो सेम वही चीज़ है, आपके पास दो तीन चीज़ें हैं, मैंने बोल दिया दो को वन में नहीं जाना, तीन को तीन में नहीं जाना, चार को चार में नहीं जाना। तो अगेन आप किसकी बात कर रहे हो, D3 की बात कर रहे हो। परमुटेशन रेस्ट्रिक्ट कर दी ना मैंने कि टू को वन में नहीं जाना, थ्री को थ्री में नहीं जाना, फोर को फोर में नहीं जाना। तो एक तरह से आप तीन चीज़ों की रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन की बात कर रहे हो, डिरेंजमेंट की बात कर रहे हो। तो वहाँ पे भी इसको सीधे सीधे अप्लाई कर दो, D2 प्लस D3। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, D2 प्लस D3। D2 की वैल्यू 1, D3 की वैल्यू 2 होती है, ये बात पता ही है आपको। तो तीन केस आ गए। तो ये चार में तो आप आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हो। यहीं पे अगर मैं बोल देता आपको कितनी, 6 बोल देता, अगर 5 6, तो फिर बहुत महाभारत हो जाती। और ऐसे ही 6 बॉक्सेज हैं, 3 4 5 और 6। मैंने बोला कि 1 को हमेशा 2 में डालना है, तो डाल दिया। और बाकी कोई भी बॉल, सेम डिरेंजमेंट का केस था कि कोई भी बॉल अपने रिस्पेक्टिव बॉक्स में नहीं जाएगी, और 1 हमेशा किस में जाएगा, 2 के अंदर ही जाएगा। तो फिर हम 2 के साथ केस बनाते कि 2 अगर आपने 1 के अंदर डाल दी तो फिर क्या हुआ, 3 3 4 4 5 5 6 6, D4 हो गया ये। और अगर मैं मना कर देता हूँ कि 2 नंबर वाली बॉल को आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में नहीं डालना है, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। सामने यहाँ पे 4 5 बॉल है और 5 बॉक्सेज हैं, और 2 1 में नहीं जाएगी, 3 3 में, 4 4 में, 5 5 में, 6 6 में। तो इस हिसाब से D5 हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा इस चीज़ स्पेस में, D4 प्लस D5। फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लो D4 D5 की वैल्यू इजीली, कोई दिक्कत। तो आराम से इसको देख सकते हो। तो डिरेंजमेंट भी जस्ट लाइक हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, इनको देखना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर कि किस तरह से अप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ बहुत अच्छी, फिर से आपको डिरेंजमेंट का और अच्छा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, देयर आर 6 couples, there are 6 couples। ठीक है, to be divided into 3 groups of equal, divided into 3 groups, 3 equal groups। तो 6 कपल है तो 12 लोग हो गए। तो 3 ग्रुप में कितने लोग आएंगे मेरे पास, 4 4 लोग आ जाएंगे। ओके, सच दैट ईच ग्रुप हैज ओनली 1 couple and 2 male प्लस 2 फीमेल। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास पहला कपल, दूसरा कपल, तीसरा कपल, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 कपल है। इनको 4 ग्रुप में डालना है, सॉरी 3 ग्रुप में डालना है। तो 4 4 लोग आ जाएंगे। उसमें मेरे को क्या करना है, 2 मेल और 2 फीमेल, इस तरह से चल रहा है अपन। अब इसमें देखो कि आप सब में एक एक कपल डालना है, सबके अंदर ओनली 1 कपल डालना है। तो सबके पास पहले क्या करो, एक एक कपल भेज दो। तो हमारे पास टोटल कितने कपल हैं, 6 कपल है। तो 6 में 3 कपल्स डालें। ठीक है, और उनको मैंने क्या किया, 3 ग्रुप बना दिए उनके ना, 3 कपल को छाट लिया। मान लो 3 कपल क्या छटे मेरे पास, P Q R, नाम दे देता हूँ। ठीक है, P1 Q1 और R1। अब वो कोई भी कपल हो सकता है। तो 3 कपल छाटे और ये यहाँ पे खड़े हैं। अब मेरे को क्या करना है, मतलब एक मेल फीमेल तो आप कवर कर चुके हो सारे ग्रुप के अंदर। ठीक है, सिर्फ डिवीज़न करना अपने को, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, इसलिए 63 किया है यहाँ पे। अब मेरे को मेल 3 मेल डालने, तो बचे 3 मेल, इन तीनों ग्रुप में भेज दो 3 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, अब मान लो जो मेल पहुँचे मेरे पास,
सपोज करो पहले चलेगा अपने पास A1 A1 A2 A2 और A3 A3, ये 3 कपल पहुंच गए। अब मैंने बचे हुए 3 मेल को अरेंज कर दिया तीनों ग्रुप के अंदर, कितने तरीके से पहुंचा दिया इनको, A4 A5 A6, कोई दिक्कत 3 फैक्टोरियल से। अब क्योंकि दूसरा कपल मेरे को नहीं पहुंचाना है, तो मतलब यहाँ पे कौन नहीं आएगा, यहाँ पे A4 नहीं आ सकती, यहाँ पे कौन नहीं आ सकती, A5 नहीं आ सकती, यहाँ पे कौन नहीं आ सकती, A6 नहीं आ सकती। तो एक तरह से आप किसकी बात कर रहे हो इस स्टेप में, डिरेंजमेंट की बात कर रहे हो। डिरेंजमेंट ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स। वाइफ को अरेंज करना है बट वो रेस्पेक्टिव हस्बैंड वाले ग्रुप में नहीं जाएगी। तो ये कितने तरीके से हो सकता है। D3 की वैल्यू पता अपने को 2 आती है, तो आंसर क्या आ गया, 3 ग्रुप में डिवाइड करने का 6C3 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो यहाँ पे भी अपन डिरेंजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेस मतलब इतना, क्योंकि 3-4 का जब केस होता था अपन ओवरली। तो अब हम बात करने वाले हैं रिकर्शन के बारे में, ये रिकर्सिव फॉर्मूला। ऑल्दो ये टॉपिक इतना इंटेंसिटी के साथ जेई में हम नहीं इंक्लूड करते हैं, सिलेबस में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, पर इंटीग्रेशन में भी कई जगह इसका देखा गया रिकर्सिव फॉर्मूला है, रिकर्शन। तो पहले मतलब समझते इसका क्या है। आपने देखो एक बहुत फेमस सीक्वेंस सुनी होगी फिबोनाची, जिसमें क्या बोलते हैं हम, Fn इज इक्वल टू Fn माइनस 1 प्लस Fn माइनस 2। Fn उसका nth टर्म है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं n ग्रेटर देन 2 के लिए। और फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, बेसिकली क्या कह रहा है, कोई भी टर्म अपने पिछले 2 टर्म का सम के बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फॉर्मूला। बेसिकली आप n की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन से बता रहे हो, ठीक है। और समझने के लिए आप इसको ऐसे समझेंगे, जैसे Sn है सम ऑफ n नंबर्स, तो मैं इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 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 n लिख रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n माइनस 1 प्लस n, मतलब Sn माइनस 1 प्लस n, मतलब Sn की डेफिनेशन आपने S की डेफिनेशन S से ही बताई है, तो इसको क्या बोलते हैं पर रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है। साथ के साथ आपने n फैक्टोरियल भी देखा है, दैट इज 1 2 3 अप टू n माइनस 1 इंटू n, ओके। तो ये जो चीज़ हो गई अपने पास, ये क्या हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n। तो ये चीज़ भी क्या है अपना रिकर्सिव फॉर्मूला। तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन खुद से बता रहे हो, फैक्टोरियल की डेफिनेशन आप फैक्टोरियल से ही बता रहे हो, Sn की डेफिनेशन आप Sn से ही बता रहे हो, तो इसको बोलते हैं पर रिकर्सन, ठीक है ना। अब इसका सिग्निफिकेंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे है, सिंपल से एक सवाल बताता हूँ, ठीक है। n डिजिट कोड है, n डिजिट कोड with 0 1 only, okay, with 0 1 only, such that no two ones are together, ठीक है ना। मतलब अगर आप 1 का यूज़ कर रहे हो तो फिर आप कोई भी 2 1 साथ में नहीं रखोगे, गैप में रखोगे। बेसिकली 1 अगर यूज़ कर तो सेपरेटेड होने चाहिए। तो मान लो उस n डिजिट के परमुटेशन को मैं नाम दे रहा हूँ an, ओके, n डिजिट की परमुटेशन है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे अगर अपन, तो हम बोलेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट है जो हमारे पास, वो या तो 0 होगा लास्ट का डिजिट या फिर 1 होगा। अगर आप 0 रखते हो तो अगेन यहाँ पे वही कंस्टेंट चला जाएगा कि यहाँ पे 1 भी आ सकता है 0 भी आ सकता है, मतलब अभी भी आप फ्री हो। तो मतलब ये अरेंजमेंट होगी मेरे पास an माइनस 1, मतलब सेम रूल से आपको अगेन इनकी परमुटेशन करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 भर जाए तो पक्की बात आपको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, 0 ही भरना पड़ेगा,
है कि नहीं। फिर अगेन आप बचे हुए n-2 कैसे भी अरेंज कर सकते हो गिवन कंडीशन के हिसाब से, तो उसका नाम दे दिया मैंने an-2। तो इसका मतलब जो an है दैट इज प्रिसाइजली सम ऑफ an-1 प्लस an-2। तो इस प्रॉब्लम में मैंने क्या निकाल दिया, रिकर्सिव फॉर्मूला निकाल दिया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, n पे निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई कि ये फॉर्मूला और कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो आ तो फॉर्मूला फिबोनाची सीक्वेंस का ही रहा है, और बहुत सारे सवालों में एडवांस में फिबोनाची सीक्वेंस इधर उधर ही आते रहते चीज़ें, बट ये निकालना कैसे उस पर देखते हैं अपने को। तो किस तरह से मैंने केस बनाया उसको ऑब्जर्व करो कि लास्ट प्लेस 0 हो सकता है या फिर 1। 0 हो सकता है तो अगला प्लेस आप कुछ भी कर सकते हो, 1 या 0 में से कुछ भी। तो इसका मतलब an-1 हमारे पास सेफ है। लेकिन अगर आपने लास्ट 1 भरा है तो यहाँ पे 0 ही आएगा, 0 भरने के बाद यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, तो इसका मतलब an-2। तो ये जो an है बेसिकली इन दोनों का सम ही होगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले अपने डिरेंजमेंट देखा है ना, डिरेंजमेंट dn का फॉर्मूला निकालना है मेरे को। डिरेंजमेंट का मतलब क्या है, अगेन डिरेंजमेंट को वापस बता देता हूँ। a1 a2 an, a1 में नहीं जाना चाहिए, a2 के पास, और ये an के पास, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, तो अब केस बनाते हैं। सबसे पहले सपोज करो कि ये a1 है, इसके पास तो जाना नहीं है, तो बचे हुए n-1 में कहीं पे भी जा सकता है कि नहीं। तो आपके पास n-1 वेज हैं a1 को मैप करने के। सपोज करो आपने a1 को मैप कर दिया किससे, a2 से, ठीक है। अब आपके पास दो केस बचते हैं कि या तो आप a2 को मैप करो किससे, वापस a1 से, तो बचे हुए a3 से लेके an तक ये इसके पास नहीं जाएगा, ये इसके पास नहीं जाएगा, तो आपके पास डिरेंजमेंट बचेगी कितने लोगों की, dn-2 की। लेकिन अगर मैं बोल दूं नहीं, a2 a1 के पास नहीं जाएगा, a3 के पास नहीं जाएगा, एंड सो ऑन an के पास नहीं जाएगा, तो अगेन ये क्या होगा मेरे पास, डिरेंजमेंट ऑफ n-1 थिंग्स। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि dn जो है वो क्या है, n-1 इंटू n-1 से इंटू कर रहा हूँ कि a1 के लिए मेरे पास n-1 पॉसिबिलिटीज थी, इंटू dn-2 प्लस dn-1, ठीक है। a1 को मैप करने के बाद बचे हुई चीज़ों को या तो ऐसे करोगे या फिर ऐसे करोगे, तो दो केस बन गया हमारे पास, dn-2 dn-1। तो इस चीज़ को भी क्या बोलेंगे अपन, रिकर्सिव फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें हाल फिलहाल सिर्फ रिकर्सिव फॉर्मूला निकालना ही सीखना है, बाकी जनरेटिंग फंक्शंस का यूज़ करके आप एग्जैक्ट फंक्शन भी पता कर सकते हो, पर ये थोड़ी सी आगे की बात हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ केस आएंगे भी तो हाथ से कैलकुलेट करने वाले केस होते हैं। मोर और लेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिरेंजमेंट के या किसी भी रिकर्सन फार्मूला के, रिकर्सन फार्मूला निकालने पे ही रहते हैं। बाद में आप रिड्यूस कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे अगर करो तो d1 की वैल्यू क्या होगी मेरी, निकालना चाहो तो d1 की वैल्यू 0 होगी, d2 की वैल्यू 1 होगी, बाकी आप निकाल सकते हो फिर d3 वगैरह की वैल्यू इनका यूज़ करके। d3 निकालना है, दैट विल बी 2 इंटू dn-2 मतलब d1, dn-1 मतलब d2। कितना आंसर आ गया मेरे पास 2। d4 निकालोगे, याद करो 9 आंसर आया था डिरेंजमेंट में, तो 3 इंटू d2 प्लस d3, तो 3 इंटू d2 की वैल्यू 1, d3 की वैल्यू 2, कितना आ गया मेरे पास 9। तो एक बार रिकर्सिव फॉर्मूला बन जाए तो इसके बाद हम सब फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं।